अपना यहाँ तक लास्ट स्टेप बचा, थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, π/4 प्लस थीटा की वैल्यू हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर या RHS के इक्वल। अब पूरे क्वेश्चन के स्टेप्स अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट आपको है तो आप पूछ सकते। सब्स्टिट्यूशन में या लास्ट में जहाँ मैंने x की रेंज -1 to 1 दे रखी थी, उसको एक्स स्क्वायर बनाया था, रफ में वैल्यूज लिख के एक्स स्क्वायर बनाया था। मिनिमम वैल्यू आपने देखी थी 0 थी और वो इंक्लूड थी क्योंकि बीच में है 0 -1 to 1 के, और मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, वो कॉर्नर वैल्यू है, लास्ट वाले से आया था। तो 0 तो क्लोज ब्रैकेट में और 1 ओपन ब्रैकेट में आपने लिखा था। तो ये आपके सब एक तरह के क्वेश्चन थे सारे, सब में आपने देखा 1 + cos 1 - cos बनता है लास्ट में जाके ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? तो ये एग्जाम्पल 6 दोनों पार्ट्स कंप्लीट। अब 7th एग्जाम्पल में आ जाओ। 7th एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, और यहां पर x की वैल्यूज हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -3π/4 एंड लेस देन इक्वल टू π/4। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, रेंज वाले पार्ट में आपको एक बार अगर पिछले क्वेश्चन में देखना है तो पिछले क्वेश्चन में रेंज थी x -1 to 1 था, क्योंकि आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था वो एक्स स्क्वायर था, आपने लेट किया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पर जब तक एक्स स्क्वायर नहीं होगा आप ये वैल्यू यहाँ नहीं लिख सकते हो, तो पहले मेरे को एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला x की वैल्यूज है -1 to 1, यानी x की पॉसिबल वैल्यूज इनके बीच में अपन रफली लिख रहे हैं -1 के बाद कोई भी एक वैल्यू -1/2 देन 0 देन हाफ देन 1, कुछ भी 2-3 वैल्यूज लिख लो, 2-3 पॉजिटिव साइड की 2-3 नेगेटिव साइड के बीच में 0 है, -1 to 1 के बीच में कुछ वैल्यूज लिख दो। अब आप इन वैल्यूज को जब स्क्वायर करोगे, -1 का 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 0, ये 1/4, ये 1। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको इसमें से मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है और मैक्सिमम वैल्यू। रेंज का मतलब यही होता है मिनिमम मैक्सिमम बताओ। तो इस पूरे पार्ट में आपने देखा ये तो मिनिमम है 0 और ये आपका मैक्सिमम है 1, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1। रेंज हो गई 0 to 1, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि 0 मिडिल में, मिडिल वाले 0 का स्क्वायर करके है बीच में, तो 0 पे तो क्लोज अलाउड है क्योंकि 0 तो इन दोनों के मिडिल में है, बीच में है, जो कि अलाउड है। अलाउड क्या नहीं है? 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, इसलिए ये ओपन रहेगा। इस तरह से आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा लिखा, और बाकी वो स्टेप तो आपको मालूम है। बस शायद यही स्टेप में प्रॉब्लम है, या और कोई स्टेप में भी प्रॉब्लम है आगे किसी को? क्लियर? ये वाला डाउट अगर है तो क्लियर, और कोई डाउट? चलो, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। cos इनवर्स ऑफ 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x है। इसमें आप किस तरह से करोगे कि ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट पूरा cos इनवर्स बाहर है, तो cos का कोई फॉर्मूला बन जाए, cos 2 थीटा, cos थीटा, कोई भी cos की टर्म बन जाए। तो आप क्या चेक करोगे इसमें? आप ये देख रहे हो एक 3, एक 5 और एक 4 और एक 5 नंबर्स, 3 4 5, 3 नंबर्स यहाँ पे यूज किए गए, 3 4 5, 5 कॉमन है नीचे, 3 4 5। अगर आप रफ में एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपन ड्रॉ करते हैं, और इन साइड्स में जो सबसे हाईएस्ट साइड है 5, वो तो हाइपोटेन्यूज होती है, और बाकी दो साइड्स 3 और 4 है, वो आप चेक करोगे तो वो इस राइट ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड्स होंगी, और आपकी पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होगी। रफली 3 का स्क्वायर 9 प्लस
4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इसमें सेटिस्फाई होता है 3, 4, 5 नंबर्स में, जिनमें 5 हाईएस्ट है, हाइपोटेन्यूज होगा। 3 को आप परपेंडिकुलर ले लोगे तो 4 बेस बन जाएगा, या आप 4 को परपेंडिकुलर ले लोगे तो 3 बेस बन जाएगा, वो तो एक ही बात है, किसी एक को भी ले सकते हो। तो आपने क्या देखा कि यहाँ जो 3/5 है आपका, ये या तो P अपॉन H की फॉर्म में अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते हो तो, और अगर आप इसको बेस मानते हो तो B अपॉन H की फॉर्म में है। यानी हमने रफ में ये चेक किया क्या ये जो फिगर्स आपको दिए हुए हैं, ये फिगर्स किसी राइट ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं या नहीं। आपने देखा यस, 3, 4, 5 ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो सकती है, ये तीनों एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको लेट किया, देखो ऐसे कंफर्म कर लिया, लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस के साथ कॉस थीटा, क्योंकि मुझे मालूम है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसको मैंने बेस और इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया, एक ट्राइंगल की साइड्स मान ली। कॉस एक्स के साथ कॉस एक्स आएगा, साइन एक्स के साथ साइन एक्स आएगा, तभी तो ये पूरा कंप्लीट पार्ट कॉस की टर्म्स का फॉर्मूला बनेगा, और मुझे कॉस इनवर्स है तो कॉस की टर्म का ही फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने यहाँ कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन लाइट करना है, इसको मैंने लाइट किया कॉस थीटा, एंड 4/5 को फिर मैंने लाइट किया इज इक्वल टू साइन थीटा। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि रफ में अगर आपका ये एक ट्राइंगल है और ये अगर एंगल थीटा है, मान लो ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हो अगर आप इस ट्राइंगल से कॉस थीटा निकालोगे तो 3/5 आएगा, और साइन थीटा निकालोगे तो 4/5 आएगा। अपन 9th 10th में ऐसा ट्राइंगल देख के कॉस थीटा साइन थीटा पूछा जाता है, अब उल्टा है, वैल्यूज दे दी गई, आपने बता दिया कि 3/5 कॉस थीटा को 4/5 साइन थीटा को डिनोट करता है। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप इस तरह से लेट करना है। अब आपको कोई डाउट है तो पहले इसको क्लियर करो। बाहर कॉस इनवर्स है, इसलिए मैं अंदर ब्रैकेट में कॉस का फॉर्मूला बनाऊंगा। आपको मालूम है कॉस A प्लस बी या कॉस A माइनस बी दोनों ही फॉर्मूले में कॉस A कॉस बी प्लस या माइनस साइन A साइन बी ऐसे चलते हैं, दोनों कॉस दोनों साइन होते हैं, बीच में या तो प्लस हो या माइनस हो, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चले, ये स्टेप समझ में आया इस क्वेश्चन का, कैसे अपन ने लेट किया, क्या क्या ध्यान रखा, बाहर कॉस इनवर्स ध्यान रखा, इसलिए कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें। नाउ अब आपने यहाँ पर लिखा कॉस थीटा, यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो आपको अब ये क्वेश्चन मिला इस फॉर्म में, कॉस इनवर्स 3/5 की जगह कॉस थीटा, कॉस एक्स तो है ही, 4/5 की जगह साइन थीटा और साइन एक्स तो है ही। ये वैल्यूज रख दी। अब आप चेक करो डिनोम अंदर रूट के अंदर जो टर्म पूरी है वो फॉर्मूला बन गया, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। वी नो दैट कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ A माइनस B। कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B का फॉर्मूला बन रहा है अंदर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, दैट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स ऑफ थीटा माइनस एक्स भी लिख सकते हो और x माइनस थीटा भी। इसको ऐसे पढ़ो कॉस A कॉस B, ये A ये B, तो x माइनस थीटा हो गया, और ऐसे पढ़ो कॉस A कॉस B, तो थीटा माइनस एक्स हो गया। और वैसे भी आपको मालूम है कॉस के अंदर माइनस थीटा हो या कॉस थीटा हो एक ही बात है, तो ये दोनों तरीके से सही है, आइधर x माइनस थीटा और थीटा माइनस एक्स दोनों सही है, कैसे भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर अभी अपन सपोज यहाँ पर अपन ने अभी x माइनस थीटा लिख दिया और थीटा माइनस एक्स भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है। अब क्योंकि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों मर्ज होंगे कि नहीं, x माइनस थीटा एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, कॉस की जो रेंज होती है 0 to पाई, x माइनस थीटा उसके अंदर है या नहीं वो मुझे देखना पड़ेगा। आप ऊपर देखो रेंज दे रखी है x के लिए, x की वैल्यू -3π/4 से +π/4 है, और आपने cos थीटा को लेट किया 3/5, साइन थीटा को लेट किया 4/5।
एग्जैक्टली आपको ये नहीं मालूम कि cos थीटा की वैल्यू 3/5 कब होगी, sin थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 4/5 कब होगी, आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन आपके पास 60 के बाद सीधा 90 आता है, 30 के बाद सीधा 45, बीच की वैल्यू नहीं होती है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये वैल्यूज क्या होंगी। अब रफ में देखना, अगर इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हो गई आपके सामने 4/3, 4/3 यानी tan थीटा 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। 4/3 का मतलब हो गया 1.3 से डिवाइड करेंगे तो 10 होके 1.3 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, क्या आ गई इसकी वैल्यू आपके पास, अप्रोक्सीमेट 1.3। अब आप देखो टेबल में, 10 की टेबल में 0, 30, 45, 60, 90 ये आपके एंगल होते हैं 10 की टेबल में। 0 पर 0, 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी। आपका एंगल है 1.3, इसकी वैल्यू होती है 10 में, लेकिन वो आपको नहीं मालूम है। लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो कि ये 1.3 इन दोनों के बीच में, ये 1 है, ये 1.7 है, इन दोनों के बीच में है 1.3। मतलब आपका जो एंगल है थीटा, वो थीटा 45 से 60 के बीच में कोई भी हो सकता है, 50, 55, 52, 57 एनी। आपको वैल्यू नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन रफली आपको आइडिया है कि वो एंगल 45 से 60 के बीच में होगा। सपोज 50 है, सपोज 52 है, इस तरह का कोई एंगल होगा थीटा। तो यहाँ जो आपके पास थीटा है वो आपको अप्रोक्सीमेट मालूम है, 50 डिग्री या 55 डिग्री इस फॉर्म में होगा। और ऊपर आप देखोगे तो ऊपर ये जो एंगल है ये -135 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। आपने अभी एक चीज डिसाइड करी रफली फॉर एग्जाम्पल रफली x मान लो आपका 52 डिग्री है, सपोज अभी जस्ट। तो अब जब आप x माइनस थीटा करोगे, मतलब -135 माइनस 52 करोगे, 45 माइनस 52 करोगे, तो आपका आंसर जो है वो 0 to पाई की फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि 45 में से 52 माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। जबकि आपको मालूम है कॉस के लिए आपका आंसर 0 to पाई की फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने अगर ये स्टेप लिया, x माइनस थीटा लिया, तो x माइनस थीटा मतलब हो गया 52 को माइनस करना। 52 डिग्री कैसे आया वो आपने देखा अभी रफली, और वो वैल्यू माइनस करोगे तो रेंज में नहीं आ रहा है अभी, ये समझो। अब मैंने एक काम किया, इसको फिर यहां पर कॉस इनवर्स लिखा, कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ये लिख दिया। यानी अब मैं 52 माइनस एक्स करने जा रहा हूं, थीटा को 52 मानते हुए। एक्स ऊपर दे रखा है आपको, -135 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है। आपने क्या करना है, 52 मान के चलना है। तो -135 माइनस 52 एक्स माइनस थीटा माइनस एक्स करना है। पहले तो माइनस एक्स बनाओ, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस हो गया, साइन चेंज माइनस एक्स, साइन चेंज -45। ठीक है, अब माइनस एक्स के बाद प्लस थीटा करना है। थीटा आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो 52 है अप्रोक्सीमेट, प्लस 52, ये आपका -x प्लस थीटा और प्लस 52। अब आप इसको देखोगे ऐड करने पर ये 187 हो गया, और ये आपका थीटा माइनस एक्स है और ये आपका 7 हो गया। क्या आ गया, ये याद रखते हुए कि 52 अपना अप्रोक्सीमेट है, 45 से 60 के बीच कुछ भी हो सकता है, 46, 47, 48। तो अगर ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होगी तो उसको अपन इग्नोर करेंगे, क्योंकि अपने को वैल्यू एग्जैक्ट मालूम नहीं है। लेकिन आप रफली चेक करोगे तो आपको 0 to 180 के बीच में अब ये नजर आएगा। पहले वाले पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो तो नेगेटिव पार्ट में। अब आप ये अगर क्वेश्चन रखो, ये तो 187 हो गया, ये तो रफली है, मेरे को मालूम नहीं था, मैंने तो एक एग्जाम्पल के लिए जस्ट कैलकुलेशन रफ में करने के लिए 52 ले लिया। कम होगा तो नेचुरली वो कम आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आप मुझे ये फाइनल सोच लो सारी बात सुन के, कि यहाँ मैं थीटा माइनस एक्स लिखूं या एक्स माइनस थीटा लिखूं, वो आपको डिसाइड करना है। अब पहले तो इतना सब कुछ जो आपने सुना पूरा, इनमें से कुछ समझ में आया या नहीं चेक करना था ना मेरे को कि 0 से 180 के बीच में कब होगा। तो अगर मैं x माइनस थीटा लिख दूंगा तो मुझे इसके आगे कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। जो भी मैं माइनस करूंगा वो नेचुरली 45 से ज्यादा है। 45 से ज्यादा जैसे ही आप वो
वहां पे माइनस करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस की टेबल में 0 से 180 होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो इसीलिए x माइनस थीटा तो गलत है, सही क्या है, थीटा माइनस एक्स। जैसे ये आपके पास है, आपने अभी एक बार वापस चेक करना, साइन ये रहा, कॉस ये रहा। मैंने आपको क्या बताया, रफ में पहले आप दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आपको 4/3 मिलेगा। 4/3 को अप्रोक्सीमेट आप चेंज करोगे तो 1.3 मिलेगा। अब क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि tan थीटा में 1.3 वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, तो आप एक रफली आइडिया लगाओ, रफ आइडिया 45, 46, 48 क्या हो सकता है। तो आपने देखा tan की टेबल में ये आपके पास एंगल्स हैं, और इसकी वैल्यू 0 है, इसकी 1/√3 है, ये 1 है, ये √3 है, ये इंफिनिटी। 1 से √3 के बीच में है ये आपका पार्ट, 1 से √3 के बीच में। इसका मतलब आपका जो एंगल थीटा है वो 45 से 60 के बीच में है। 46, 47, 48, 49 पॉइंट्स में भी हो सकता है, 46.5 एनी, लेकिन कोई भी एक एंगल जो है वो आपका 45 से 50 के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इसको 46 डिग्री ले लिया, सपोज लेट 46 डिग्री, क्योंकि 1 से जस्ट ज्यादा है थोड़ा सा, ये 1.7 होता है। तो अगर मैं थीटा को अप्रोक्सीमेटली 46 डिग्री मान लूं, 46 डिग्री, अब वो 46 डिग्री मेरे को यहां पे रखना है। अगर मैंने इसको कॉस ऑफ x माइनस थीटा लिखा था, तो मुझे x में से थीटा माइनस करना है। x आपके पास ऊपर दे रखा है, क्या है x, -135 एंड 45 डिग्री, ये x है। आपने x माइनस थीटा करना है, -135 माइनस थीटा, x माइनस थीटा, 45 माइनस थीटा, सब में से थीटा माइनस कर दिया। थीटा की वैल्यू का आइडिया, रफ आइडिया आप लगा सकते हो। क्या है रफ आइडिया, थीटा की वैल्यू 45 से 60 के बीच में कोई भी एंगल होगा। फॉर एग्जाम्पल 46 डिग्री होगा, एक वैल्यू रख के देखते हैं, 46 मान लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ 46 रखा तो 135 माइनस 46 हो गया, यहाँ x माइनस थीटा है ही, और यहाँ 45 माइनस 46 हो गया। आप देख सकते हो, केवल इसी को देख सकते हो, आंसर नेगेटिव आ गया, -1, -2, -3, कुछ ना कुछ नेचुरली नेगेटिव आएगा। जबकि कॉस की जो रेंज है वो 0 से पाई यानी 0 से 180 है, तो आपका नेगेटिव तो अलाउड है ही नहीं कॉस में। इसीलिए अगर आपने ये लिख के इनको मर्ज किया तो वो अपना आंसर रॉन्ग आ रहा है, अभी रेंज में मैच नहीं हो रहा है। x माइनस थीटा आपने चेक किया। अब मैं एक काम करता हूं, उसको थीटा माइनस एक्स करके चेक करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स लिखा, यहाँ पर चेक किया रफ में, तो मेरे पास क्या आया, -3π/4 है, x है और π/4 है, यानी कि ये -135 डिग्री है और ये अपना 45 डिग्री है। पहले तो अपन ने -x बनाया, -x बनाया मतलब सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव ऑफ 135 हो गया, साइन चेंज, -x साइन चेंज और -45, माइनस से इंटू करने के बाद प्लस थीटा, यहाँ प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, 135 प्लस थीटा, -x प्लस थीटा, -45 प्लस थीटा, सब में आपने प्लस थीटा कर दिया। अब थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपने एज्यूम करी है 46 को रख दिया, और यहाँ थीटा -x है, और यहाँ -45 प्लस 46 है। अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 5 और 6 11, और ये 4 and 4 8, अप्रोक्सीमेटली 180 मिलेगा। एग्जैक्ट तो मुझे मालूम ही नहीं है क्या होगा, मैंने 46 एज्यूम किया है, हो सकता है वो 46 नहीं हो, कुछ और हो, 45 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये 181 मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेट, और ये आपका 1 मिलेगा। अब आपको दिख रहा है कि 1 से लेके 181 या 180 ही प्रॉपर इसकी रेंज है। ये 0 से 180 के बीच में अब लाई कर रहा है, ये अपन मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मालूम है। तो अपना ये मेथड सही है। फाइनली यहाँ ये डिसाइड हुआ कि x माइनस थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा माइनस x आना चाहिए। तो ये मेन इसका रेंज के कारण करेक्शन है। रेंज नहीं दे रखी होती तो आपको कंफ्यूजन होता है कि आप कौन सा लिखोगे, रेंज ही नहीं है, तो आप हमेशा x माइनस थीटा जो स्टैंडर्ड है वो लिख दो। हम हमेशा x पहले लिखते हैं, x माइनस थीटा लिख दो, फिर आपको कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि रेंज ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं क्या होगा।
अब बोलो कोई डाउट वापस, पूरा वापस एक्सप्लेन समझ में आया? ये डिसाइड करना है मुझे कि x माइनस थीटा आएगा कि थीटा माइनस एक्स, बस। कारण कि मुझे थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट मालूम है, 46 रीजन भी मालूम है। ठीक है, तो अपन फाइनल चलें। अब आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप रफ में बस इतना डिसाइड कर लो, रफली मार्क करना है आपको, और सीधा यहाँ पर स्टेप में थीटा माइनस एक्स लिख दो, और अब आप इनको डायरेक्ट मर्ज कर दो और सीधा आपका आंसर। ये आपका आंसर क्या हुआ? थीटा माइनस एक्स हो गया। और अब क्योंकि आपने थीटा तो लेट किया है, थीटा की वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। ऑप्शंस आपकी, चॉइस आपकी है, या तो यहाँ से cos इनवर्स 3/5, या यहाँ से sin इनवर्स 4/5, या जो मैंने डिवाइड करके 10 बनाया वहां से tan इनवर्स। कोई सी भी एक वैल्यू आपकी चॉइस, कुछ भी रख सकते हो, एक ही बात है। सपोज यहाँ से अपन ने थीटा लिखा, cos को उधर ले जाके, तो cos इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, ये आपका आंसर। अब आपको फिर कोई डाउट है अभी भी तो आप बोलो। शुरू से लास्ट तक जो नंबर्स थे वो इस तरह से थे कि वो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे, अगर नहीं होते तो नहीं होगा, फिर अपन आगे कोई देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बनाए उसी बेस पर है कि जो नंबर्स है वो आपको इस तरह से देंगे कि वो एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग एक को कॉस एक को साइन। अब किसको कॉस किसको साइन लेना है वो डिपेंड करेगा बाहर के नंबर को। बाहर अगर कॉस इनवर्स है तो अंदर ब्रैकेट में आप कॉस का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये ध्यान रखते हुए कि कॉस के साथ वाली वैल्यू कॉस थीटा, साइन के साथ वाली वैल्यू साइन थीटा लेट करेंगे, और बाकी आगे का स्टेप आपके सामने। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनी डाउट? क्लियर? कोई डाउट? चलो, तो ये आपका एक क्वेश्चन, इसी तरह का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, उसमें आपको रेंज नहीं दे रखी है, डायरेक्टली आप x को पहले लिख के अपना सब्स्टिट्यूशन आंसर लिख सकते हो। इस बार बाहर x कॉस इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स आपके सामने। 5/13 cos x प्लस 12/13 एंड साइन x, ये आपका क्वेश्चन है। पहले ये चेक करो कि क्या ये जो नंबर्स आपको गिवन है ये राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। हाईएस्ट जो लाइन होगी, जो वैल्यू होगी सबसे ज्यादा, वो हमको मालूम है हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाईएस्ट वैल्यू का स्क्वायर बाकी दो वैल्यूज के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं। यानी इस क्वेश्चन में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर है या नहीं, वो आप चेक कर लो रफ में। ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है आप रफ में, क्योंकि तो ऑलरेडी चेक हो रहा है। करेक्ट है? वी नो दैट 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 12 स्क्वायर यानी 144, दोनों का सम 169 हो गया, विच इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो अपन ये कंफर्म है कि ये ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। अब आपने बाहर देखना है, बाहर क्या दिख रहा है आपको? साइन इनवर्स। तो अंदर जो टर्म आप बनाओगे वो साइन की होगी। साइन का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी। आपको मालूम है साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, दोनों ही फॉर्मूलेज में प्लस माइनस को छोड़ के टर्म्स कैसी होती है? एक साइन एक कॉस, साइन ए कॉस बी, फिर या तो प्लस या माइनस, उससे मुझे मतलब नहीं है, टर्म से मतलब है। साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, ऐसे आता है। तो वही पैटर्न माइंड में रखते हो आप इसको सब्स्टिट्यूट करो। क्या रखोगे? कॉस के साथ साइन, तो लेट 5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा एंड 12/13 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आपका स्टेप 1। अब आप में से किसी को भी इस स्टेप में कोई डाउट है तो पहले वो बोलो। क्लियर? साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं उल्टा जा रहा हूं, कॉस के साथ साइन, साइन के साथ कॉस ले रहा हूं। कॉस का फॉर्मूला बनाना था तो कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला बनाना है? बाहर लिखे हुए पार्ट से। कॉस इनवर्स है तो कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे, साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला। अब आगे चले नेक्स्ट स्टेप। नाउ साइन इनवर्स ऑफ, यहां आ जाएगा साइन थीटा, देन कॉस एक्स, प्लस यहां आ जाएगा कॉस थीटा एंड देन साइन एक्स। और ये आपका फॉर्मूला बन गया है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। क्योंकि ये ए प्लस बी है तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे थीटा प्लस एक्स लिखो चाहे एक्स प्लस थीटा लिखो, यहाँ तो एक ही बात है। तो यहाँ अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, रेंज भी नहीं है आपके पास, है ना।
साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा हो गया ये, और अब आप दोनों को मर्ज कर दो, चेक आपको नहीं करना है, रेंज है ही नहीं, साइन इनवर्स साइन हट जाएंगे तो ये बन गया एक्स प्लस थीटा हो गया। अब आप वैल्यू एक्स की प्लेस कर दो, क्या है यहां से एक्स रख दो, साइन इनवर्स 5/13, यहां से एक्स प्लेस कर दो, कॉस इनवर्स 12/13, कोई भी एक पार्ट, दोनों सही है, कोई भी रख दो, तो आपका आंसर हुआ साइन इनवर्स एक्स का एक्स प्लस साइन इनवर्स 5/13। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इस क्वेश्चन में कोई डाउट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट, दोनों में डिफरेंस वो सब समझ में आया? ये एग्जाम्पल 7 सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ये, एक कॉस इनवर्स में था बाहर, एक साइन इनवर्स में था। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स ऑफ sin x plus cos x whole upon √2 and minus pi/4 x and pi/4। ये भी आपने जो अभी दो क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ होल अपॉन √2 है। तो स्टेप्स, इस √2 को इसके नीचे लिखो, यहाँ 1 है साइन एक्स के पहले, यहाँ भी 1 है कॉस एक्स का कोफिशिएंट, √2 को दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दो, साइन एक्स अपॉन √2 कॉस एक्स अपॉन √2। साइन एक्स अपॉन √2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स, और ऐसे ही कॉस एक्स अपॉन √2 मतलब 1/√2 कॉस एक्स। तो इसको √2 को सेपरेट कर दो पहले ऐसे। साइन इनवर्स देखना, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ये स्टेप। एनी डाउट? फिर वही क्वेश्चन है, फिर आपके पास आपने देखा एक नंबर 1 है, दूसरा नंबर भी 1 है, तीसरा नंबर √2 है, 1 1 √2। वी नो दैट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस थ्योरम यानी ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है, जिसमें √2 हाइपोटेन्यूज हो गया, 1 और 1 परपेंडिकुलर और बेस हो गए। और वैसे भी ये 1/√2 साइन और कॉस दोनों ही टेबल में एक पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू होती है, दैट इज साइन π/4 एंड कॉस π/4। साइन π/4 भी 1/√2 है, कॉस π/4 भी 1/√2। इस बार ये जो नंबर्स यहाँ हैं वो ऑलरेडी टेबल का ही पार्ट है, बस यही दोनों में डिफरेंस है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसकी जगह आप साइन π/4 भी लिख सकते हो और कॉस π/4 भी लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, आपको चूज करना है क्या सही है। यहाँ पे हम साइन π/4 लिखें या कॉस π/4, वो आप इसको बाहर देख लो और अंदर उसी हिसाब से फॉर्मूला बनाओ। साइन एक्स के साथ कॉस आना चाहिए, कॉस एक्स के साथ साइन आना चाहिए, जिससे बाद में आपको फर्दर और कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। तो देखना स्टेप नहीं आए तो आप बोल देना कि हमको ये स्टेप में प्रॉब्लम है। साइन एक्स का साइन एक्स, इस 1/√2 को मैंने कॉस π/4 लिखा, प्लस कॉस एक्स का कॉस एक्स, और नेक्स्ट 1/√2 को मैंने साइन π/4 लिखा। अब आप में से जिसको ये दो स्टेप में डाउट है वो बोलो। बस यही दो स्टेप, बाकी तो अब इजी है। क्लियर? फॉर्मूला बना अंदर ब्रैकेट में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो आप इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस π/4। यहाँ पर चाहे π/4 प्लस एक्स हो चाहे एक्स प्लस π/4 हो, एक ही बात है। तो यहाँ आपने ये लिख दिया। बस मुझे ये चेक करना बाकी है कि ये x प्लस π/4 साइन इनवर्स साइन को मर्ज करने के लिए, हटाने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, जो रेंज है, उसमें है या नहीं। x तो दे रखा है, प्लस π/4 कर दे उधर दोनों तरफ सब तरफ, तो वो x प्लस π/4 हो जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखो उधर प्लस π/4 करके देखो कि कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, क्या वो इस पर्टिकुलर साइन इनवर्स साइन को मर्ज करने की जो रिक्वायर्ड रेंज है उसमें आता है कि नहीं, है ना। तो इसके आगे अपन क्या कर रहे हैं, प्लस π/4 करा अपन ने, माइनस π/4 था
प्लस पाई बाय 4 किया, x में प्लस पाई बाय 4 किया, पाई बाय 4 में भी प्लस पाई बाय 4 किया, ये तो 0 हो गया, ये x प्लस पाई बाय 4 ही रहेगा, और ये आपका पाई बाय 2 हो गया। क्या आ गई रेंज? 0 से पाई बाय 2। साइन इनवर्स साइन तब मर्ज होता है जब आपकी रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, और ये 0 से पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 का ही पार्ट है, उसी में इन्वॉल्व है, उसी में कंटेन है, उसी का पार्ट है। यानी आपने चेक कर लिया, करेक्ट, बिल्कुल सही, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं, और फाइनली इसको अब हम मर्ज करके लिख सकते हैं। तो दैट इंप्लाइज इसका आंसर हो गया x प्लस पाई बाय 4। ये इसका मेथड आंसर सेम क्वेश्चन था प्रीवियस दोनों क्वेश्चन की तरह, डिफरेंस वहां नंबर्स दिए हुए थे उनको आपने लेट किया, या ऑलरेडी वैल्यू ऐसी दे रखी है जो टेबल में आपको मालूम है। अब वापस आपको कोई डाउट पूछना है इस क्वेश्चन में? साइन इनवर्स 1/√2 नहीं लिखेंगे क्या x की जगह? साइन इनवर्स 1/√2 किसकी जगह? x की जगह। x की जगह कैसे लिख सकते हो आप साइन इनवर्स 1/√2? सोचो, x इज इक्वल टू, x इज अ वेरिएबल, 1/√2 इज अ कांस्टेंट टर्म। एक वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के इक्वल, आपको क्या मालूम है x की क्या वैल्यू है? तो x एक वेरिएबल है, अगर आप उसको लेट करोगे तो cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos अल्फा, sin अल्फा, ऐसा कोई नंबर यूज करोगे ना जिसमें एंगल नहीं मालूम। ऐसे कैसे बोल, ऐसे इसको साइन इनवर्स √2 कैसे लिख दोगे x को? आपको ये थोड़ी मालूम कि x की वैल्यू पर्टिकुलर साइन इनवर्स √2 होगी। x तो वेरिएबल है, वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू कैसे लेट कर दोगे? रॉन्ग स्टेप है। और कोई डाउट किसी को? हाँ बोलो। सर अगर हम साइन पाई बाय 4 को 1/√2 लिखें, हाँ, तो हम लिख सकते हैं ना? साइन पाई बाय 4 को मैंने समझ में आई, लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूं, आप मुझे ये कहने जा रहे हो कि x को साइन इनवर्स 1/√2 लिख दो, ये लिख दो आप। नहीं सर, वो गलत है। ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ x को, वेरिएबल को आप साइन इनवर्स 1/√2 कैसे कह सकते हो? ये कैसे पॉसिबल है कि x को मैं साइन इनवर्स 1/√2 लिख दूं? अच्छा, मैंने अपन कोई भी कितने ही क्वेश्चन अपन ने एक डिटर्मिनेंट बनाया, x स्क्वायर, x क्यूब, y सपोज x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x क्यूब, x प्लस 5, x प्लस 7। अब आप मुझे कह रहे हो कि लेट x इक्वल टू 2 कर दो। आप, मैं ऐसे कैसे 2 कर दूं? नंबर कैसे लेट कर दूं? आप ये बोल रहे हो लेट x इक्वल टू a प्लस 2, या आप बिल्कुल बोल रहे हो x इज इक्वल टू a स्क्वायर, तब तो समझ में आता है, लेकिन x इक्वल टू 2 कैसे रख दूं? मेरे को थोड़ी मालूम कि x की वैल्यू 2 होगी। अब ऐसे तो आप बोलो x इक्वल टू 0 मान लो, रख देता हूं तो 0 हो जाएगा इस डिटर्मिनेंट का आंसर, या और इजी हो जाएगा। वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे मानोगे आप? वो गलत है। अब बोलो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा डाउट बोलो। सर वो मैं बोल रही थी कि साइन पाई बाय 4 को 1/√2 अपन कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, तो पाई बाय 4 को साइन इनवर्स 1/√2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? तो सर हम आंसर में वो चेंज कर सकते हैं ना? इसको क्यों नहीं कर सकते हो? एक ही आपकी इच्छा है, आप आंसर को x प्लस पाई बाय 4 लिख दो, या आप x प्लस साइन इनवर्स 1/√2 लिख दो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? अगर मैंने आपको कोई इक्वेशन को सॉल्व करा और आपने बोला x की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, आ गई, सही है, हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आपने कहा कि x इक्वल टू 10/2 आया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब बस सिंपलेस्ट फॉर्म की बात है, सिंपलेस्ट फॉर्म तो ये है जिसमें साइन इनवर्स इन्वॉल्व नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। वही तो मेरा स्टेप है कि मुझे इनवर्स ही तो हटाना है, यही तो हटाना है, हटा दिया। आप चाहो तो लिख दो, गलत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो कि आप पाई बाय 4 लिखोगे वो ज्यादा सिंपलेस्ट कहलाएगा, या साइन इनवर्स 1/√2 कहलाओगे वो ज्यादा सिंपलेस्ट होगा? आपके अकॉर्डिंग खुद डिसाइड करो। यस सर, x प्लस पाई बाय 4 सिंपल है। बस वो ज्यादा सिंपल है। अपना क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट यही है कि अपन इनवर्स हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, तो अपन नेचुरली पाई बाय 4 लिखेंगे, ठीक है? तो एनी डाउट? ये सही है, इसमें मैं मिस्टेक नहीं बोल रहा हूं, ये बात सही है। आपने नंबर्स को पाई बाय 4 यानी कांस्टेंट को साइन इनवर्स 1/√2 लिखा, करेक्ट, कांस्टेंट कांस्टेंट चलेगा, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वेरिएबल को कांस्टेंट नहीं मान सकते आप, है ना? बोलो, और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड? कंप्लीट सबको आ गया, मेथड, स्टेप्स,
आगे चले, सेम टाइप का क्वेश्चन फटाफट, अभी 1 मिनट है, नहीं तो आप पूरा खुद कर लेना। क्वेश्चन लिखते हैं सेम इसी टाइप का, बिल्कुल सेम। नाउ इसका सेकंड पार्ट में बस यहाँ एक कॉस इनवर्स हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं है, सेम है स्टेप। रेंज में π/4 हो गया और 5π/4 हो गया। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं, जितना हो जाएगा, बाकी नहीं तो कल पूरा करेंगे। स्टेप 1 वही सेम, 1/√2 अलग अलग कर दो। कॉस इनवर्स, ये √2 यहाँ, ये √2 यहाँ, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अब आप इस 1/√2 को कांस्टेंट की टर्म में, यानी sin π/4 cos π/4 कुछ भी लिख सकते हो। तो वो आपको मालूम है, cos के कारण sin x के साथ sin, cos इनवर्स sin x इंटू sin π/4 लिखेंगे, प्लस cos x इंटू cos π/4 लिख दिया। अब ये आपका फॉर्मूला हो गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos ऑफ a माइनस b। ध्यान से सुनो, a माइनस b, यानी आपको फिर यहाँ एक डाउट है कि ये x माइनस π/4 होगा या π/4 माइनस x होगा, वो आपको डाउट है। तो आपको अभी लिखते समय या तो मॉड लगाना है या आपको दोनों लिखने हैं, बाद में अपन इसको वहां से चेक करेंगे रेंज के अकॉर्डिंग, तो उसके आगे करेक्ट स्टेप लिखेंगे।